हेलो गाइस। ये है हमारा पॉलिटी क्लास 9 का चैप्टर 3। चैप्टर का नेम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। एक पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, इस चैप्टर का स्टार्ट हुआ था कि इलेक्शन की क्या नीड है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जो चुनाव है उसकी क्या ज़रूरत है। अब आप समझो कि किसी भी डेमोक्रेसी में जब चुनाव होगा तो रेगुलर टर्म पे या फिर जो उनकी टर्म फिक्स की गई है उसके बाद हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं। तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी और सॉलिडिफाई होगा इनफैक्ट, है ना। अब आप समझो कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है और वहाँ पे इलेक्शंस ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उससे डिक्टेटरशिप प्रमोट होगा। तो इसलिए इलेक्शन का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ था, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको डेमोक्रेटिक बनाती हैं और बेहतर बनाती हैं। पहला इसमें जो पॉइंट हम देखे तो वो था कि एवरीवन शुड हैव वन वोट। हर किसी के पास वन वोट होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी कास्ट रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, सारे के पास एक वोट होना चाहिए और सारे वोट्स के वैल्यू इक्वल होने चाहिए। दूसरा इसमें पॉइंट था, देयर शुड बी रियल चॉइस। कहने का मतलब एक से ज़्यादा अगर कैंडिडेट खड़े होते हैं किसी इलेक्शन में तो जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, उनके पास चॉइसेस होते हैं कि जो बेहतर कैंडिडेट है, जो उनके लिए अच्छा काम कर सके, जो पब्लिक वेलफेयर को दिमाग में रखते हुए स्टेप अपना ले। तो एक अगर अच्छे कैंडिडेट का अगर हम चुनाव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पब्लिक के पास चॉइसेस हों, है ना। तीसरा पॉइंट इसमें ये था, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। अब आप समझो कि इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होता है। अगर इलेक्शन ना हो तो इससे क्या होगा, कोई सेम पार्टी या सेम कैंडिडेट लंबे टाइम तक वो रूल करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, फिर डेमोक्रेसी वीक होगा, है ना। फोर्थ पॉइंट था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन अगर हम करवा रहे हैं डेमोक्रेसी में और इलेक्शन अगर फ्री हो या फिर फेयर ना हो, अच्छे से ना हो, तो फिर उस इलेक्शन का क्या ही महत्व रहेगा, है ना। वोटर्स कैन वोट विदाउट फियर और प्रेशर। वोटर के पास राइट होने चाहिए जो कि वो बगैर किसी डर या किसी दबाव में आके अपने हिसाब से वोट कर सके, है ना। नो मिस यूज़ ऑफ मनी पावर और गवर्नमेंट मशीनरी। तो ये सारी चीज़ें थी। पांचवा एक और इसमें पॉइंट था, पीपल्स चॉइस शुड डिसाइड द आउटकम। जिसको पीपल ने वोट करके जिताया है तो उसे ही जीत के जाना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिससे इलेक्शन और डेमोक्रेटिक बन सके। उसके बाद एक पॉइंट था पॉलिटिकल कंपटीशन। अभी इस चीज़ को आप नाम से ही समझ सकते हो, कंपटीशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के बीच में क्या है, कंपटीशन रहे। किस चीज़ के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। तो इससे क्या होगा कि और बेहतर स्कीम्स और बेहतर चॉइसेस हमारे पास होंगी, है ना। अब आप समझो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अच्छे से काम ना कर रही हो या फिर कोई कैंडिडेट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हो हमारे सिटीजन के लिए, तो जब इलेक्शन होगा और उसमें कंपटीशन होगा डिफरेंट कैंडिडेट के बीच में, तो जो अच्छे से काम नहीं करेगा तो उन्हें क्या होगा, फिर हार देखना पड़ेगा, है ना। इसके आगे इसके मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इसमें हम देखे थे कि अगर कंपटीशन होगा तो जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे से काम करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, सर्व पीपल बेटर, अच्छे ढंग से वो पीपल को सर्व करेंगे। इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे। पहला डिमेरिट्स ये था कि वो लोग अनफेयर मीन्स का भी स्टार्ट कर देते हैं यूज करना, है ना। अब लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपको मैं कल बताया था कि पॉलिटिक्स में अगर क्रिमिनल या फिर पैसे का एक्सेसिव यूज हो जाए तो उससे क्या है, कंपटीशन लाइक वन साइडेड हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। जो गरीब है या फिर जो लाइक अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट अगर खड़े हो रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतर मौका नहीं होता जीतने का। इसके बाद है सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। इसमें हम देखे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। आपको मैं बताया था कि पूरे कंट्री को या फिर स्टेट लेवल पे स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिंपल मतलब आप ये समझ सकते हो कि पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। कहने का मतलब कि अगर एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया ए है, तो ए में अगर मान लीजिए 10 लोग सॉरी अब 10,000 लोग समझ लो, 10,000 लोग हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी बी है, तो रफली दोनों का पॉपुलेशन सेम होगा, है ना। तो जो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुन के कैंडिडेट आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, विनिंग कैंडिडेट। यहाँ पे मतलब ये है समझने का कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एक लाइक डिफाइंड एरिया है जहाँ से एक कैंडिडेट चुन के आता है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक जो इंपॉर्टेंट बात होगी आपको याद रखना है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में पॉपुलेशन रफली सेम होता है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने तरह का होता है, लोकसभा का, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो स्टेट लेवल पे होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मैं बताया था कि एससी एसटी या फिर वीमेन के लिए जो कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं इनको रिजर्व कर दिया जाता है ताकि वो अपनी आवाज़ को अच्छे से रख पाए, है ना। आपको यहाँ मैं बताया था कि शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स लोकसभा में रिजर्व्ड है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है। इसके आगे एक और पॉइंट था वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में आपको बताया था कि जो एलिजिबल वोटर हैं उनकी एक लिस्ट होती है। किसके पास होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो
तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। इसे ही हम बोलते हैं इलेक्टोरल रोल भी। अब वोटर लिस्ट में वोटर कौन होंगे, कौन वोट कर सकते हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। आपको मैं बताया था कि दूसरे कंट्री के जो सिटीजन है वो इंडिया के इलेक्शन में वोट नहीं कर पाते हैं ना। तो जो इंडिया के सिटीजन होंगे। दूसरे कौन होंगे, जो 18 साल से उनकी एज ऊपर होनी चाहिए, 18 से ऊपर। तो ये दो बेसिक कंडीशन है आपको वोटर बनने के लिए, एलिजिबल वोटर बनने के लिए। इसके बाद जो टॉपिक हमें आज कवर करना है वो ये है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। ये सबसे मेजर एक स्टेज होता है किसी भी इलेक्शन में। इसमें होता क्या है जनरली, आप ये समझो कि यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। हर कैंडिडेट को जो इलेक्शन को मतलब जिसमें जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म दिया जाता है, जिनमें उनको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने होते हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ उनको डिक्लेयर करना होता है अपना क्रिमिनल केसेस। तो इससे क्या फ़ायदा है कि जो सिटीजन वोट कर रहा है उनके लिए, उनको ये पता होना चाहिए कि जिसको हम वोट करके जिताने जा रहे हैं या फिर जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं या फिर उसका बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति। तो जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसी में उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा जो और डिटेल्स उन्हें भरने होते हैं कुछ ये हैं। डिक्लेयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उनके पास क्या संपत्ति है, क्या उनके पास किराया बकाया कोई जो भी चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ें भी उनको डिक्लेयर करना होता है। उसके अलावा है डिक्लेयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आप जैसे मीडिया में या फिर न्यूज़ में आप सुनते रहते हो कि हमें एक एजुकेटेड को चुन के भेजना है ना, जो पढ़ा लिखा हो। तो ये कैसे पता चलेगा लोगों को, अगर जब कोई इंसान नॉमिनेशन फॉर्म में या जो एक एफिडेविट होता है तो उसमें अपना अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करे या बताए या फिर उसमें मेंशन करे, तो इससे क्या है सिटीजन को ये पता चलेगा कि जिसको हम चुन के भेजने वाले हैं, जो हमारे लिए लॉ या रूल बनाने वाला है, वो कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा है ना। क्योंकि अगर जो अच्छे से पढ़ा लिखा है या फिर हमारी चीज़ों को समझता हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो हमारी चीज़ों को लेकर के, हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो बेहतर रूल कर पाएगा, है ना। इसके अलावा एक और टर्म है यहाँ पे, इलेक्शन कैंपेन। आप इसको शायद पहले नाम इसका कई दफ़ा सुने हो कि इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, कैंपेन हो रहा है ना। इसमें होता क्या है, आप पहले यहाँ देखो क्या लिखा है, इलेक्शन कैंपेन टेक्स प्लेस बिफोर वोटिंग। अब आप हिंदी में आप इसको ऐसे समझो कि रैली, या फिर जो कई दफ़ा आप ऐसा सुनते होगे। पहले आप ये समझो कैंपेन का हिंदी मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अभियान। अब किस चीज़ के लिए अभियान है, किस बात का अभियान। आप कई दफ़ा शायद सुने होंगे रैली वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन लीडर या फिर जो मेन कैंडिडेट हैं, तो वो आपके शहर या गांव मोहल्ले में आते होंगे, फिर उनकी रैली होती होगी या फिर आके वो पब्लिक को एड्रेस करते हैं कि हम क्या स्कीम्स लाने वाले हैं, हमारी क्या हमारा क्या एजेंडा होगा पब्लिक के लिए, है ना। या फिर हमारे कंडीशन को और बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अनाउंस करते हैं, बताते हैं। तो ये कब होता है, ये किस चीज़ में होता है, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान होता है ना। तो इलेक्शन कैंपेन बेसिकली एक समझ लो आपकी एक अभियान है जो पॉलिटिकल पार्टी या जो कैंडिडेट होते हैं वो करते हैं। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट एड्रेस पब्लिक मीटिंग। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो पब्लिक मीटिंग होती है यहाँ पे जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ उसको क्या करते हैं, वो कैंडिडेट जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं, मतलब बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में, है ना। यूज पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, मीडिया एंड सोशल मीडिया। अब इनके पोस्टर्स भी होते हैं, आपको पता है। फिर ये कई पैम्पलेट भी बंटवाते हैं जिसमें इनका नाम पता होता है, बाकी और बेसिक चीज़ें हैं कि क्या करने वाले हैं, उनके पार्टी का सिंबल होता है। एक और टर्म है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट। कहने का मतलब कि जब इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हो और कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू कर दिया गया हो, तो इसका मतलब होता क्या है कि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि रिलीजियस भाषण दे रहे हैं या फिर किसी कास्ट को प्रमोट कर रहे हैं या किसी एक समुदाय को, किसी कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये कैसे लागू किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है उनके ऊपर, कैंडिडेट या पार्टी के ऊपर, उसे ही हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें बेसिकली ये दिया होता है एक गाइडलाइंस, एक टाइप ऑफ, जो पार्टी और कैंडिडेट के लिए होता है, कि जो उनमें बताया जाता है उनको कि आपके भाषण में किस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, क्या नहीं यूज़ कर सकते हो कैंपेन के द्वारा, इनफैक्ट, है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली एक गाइडलाइंस है, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट के लिए, है ना। इसमें आप आगे देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, पार्टीज मस्ट नॉट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। किसी को ब्राइब नहीं देना, किसी को ब्राइबरी नहीं देना है, और ना ही वोटर्स को थ्रेटन करना है कि आप इसको वोट करो। किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, वो अपने हिसाब से जो उनके लिए बेहतर काम कर सके उनके समझ में, उनको वोट करने देना चाहिए, है ना। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट में क्या मेंशन किया होता है, नॉट यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज।
गवर्नमेंट के रिसोर्स को बहुत ज़्यादा या फिर नहीं आप यूज कर सकते हो, है ना। नॉट अपील ऑन रिलीजियस और कास्ट बेसिस, जो पार्टी है फिर जो कैंडिडेट है उनको कास्ट रिलीजन के बेसिस पे ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें रफली कहाँ मेंशन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट में। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारे इलेक्शन का वो है पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पॉलिंग क्या है, एग्जैक्ट जो वोटिंग हम करते हैं जाके, और उसके बाद क्या है काउंटिंग ऑफ वोट। अब जब वोटिंग हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, काउंटिंग होगा। वोटिंग इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम का आप नाम सुनोगे, पहले के टाइम पे ईवीएम के पहले पेपर बैलेट का यूज़ किया जाता था। अब हम क्या यूज़ करते हैं, ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें जो धांधली या फिर करप्शन का कम चांसेस होता है ना। और इसमें इलेक्शन का पॉलिंग या काउंटिंग बहुत फास्टर वे में होता है पेपर बैलेट के कंपेरेटिवली, है ना। वोट्स आर काउंटेड आफ्टर पॉलिंग। अब इलेक्शन में अगर वोटिंग हो गई, पॉलिंग हो गई, पॉलिंग मतलब वोटिंग, तो उसके बाद क्या होगा, वोट को काउंट किया जाएगा और कैंडिडेट विथ मैक्सिमम वोट्स विंस। जिस कैंडिडेट का ज़्यादा वोट आएगा उसके अगेंस्ट, जो उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है और जिसका ज़्यादा वोट आएगा, अगर दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं ए और बी, और एक अगर ज़्यादा वोट आएगा तो ए को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, है ना। तो ये स्टेप्स हैं या स्टेजेज हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस के। इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब आपको मैं पहले इसका बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। यहाँ पे फिर भी देखो क्या लिखा हुआ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबके पास वोटिंग राइट होने चाहिए, इसका मतलब यही है। दूसरा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने में। कहने का मतलब कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन के मेंबर या फिर पूरा इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी या कैंडिडेट के प्रेशर में आके या फिर बायसनेस, कहने का मतलब किसी की तरफ झुकाव अगर दिखाए किसी पार्टी की तरफ, तो इससे क्या है, इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इलेक्शन में जो जो सबसे मेन रोल है, जो सेंट्रल पिलर है, वो कौन है, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, किसी के प्रेशर में आके या फिर किसी के लिए झुकाव ना हो, तो ये ज़्यादा बेहतर इलेक्शन करवा पाएंगे वैसे में, है ना। रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, कहने का मतलब कि अगर 5 साल किसी का टर्म फिक्स किया गया तो 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। नहीं तो फिर अगर एक ही कैंडिडेट लगातार जीत रहा है या फिर उसी को लगातार रोल में रखा गया है, तो इससे क्या होगा, डिक्टेटरशिप मेंटेन हो जाएगा फिर। हाई वोटर पार्टिसिपेशन, कोई भी इलेक्शन को हम सक्सेसफुल तभी मानते हैं जब उसमें जो वोटर परसेंटेज या कह सकते हो वोटर टर्नआउट हाई हो। कहने का मतलब कि जो वोटिंग करने वाले जो लोग हैं उनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। इससे होता क्या है ना कि लोगों को डेमोक्रेसी पे या फिर इलेक्शन में एक बिलीव शो करते हैं, वो उनको लगता है कि हाँ इलेक्शन उनके बेहतर के लिए हो रहा है ना। तो वोटर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और ये हाई होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, अब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, पार्टी के द्वारा भी और जो लोग हैं जो सिटीजन हैं उनके द्वारा भी, है ना। इसके बाद जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 324 से 329, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहने का मतलब ये हुआ ऐसा बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इसके काम क्या क्या, इनके काम क्या है, कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ या कंडक्ट्स इलेक्शन टू लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा राज्यसभा के। तीसरा फिर क्या है, स्टेट असेंबली। ये सारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवा रहे हैं हमारे कंट्री में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके भी इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाते हैं, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324 में मेंशन है ना। अब इसके फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो इनका ऑब्वियस ही बात है कि प्रिपेयर वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट आपको मैं बताएं कि वोटर लिस्ट कौन है, जो एलिजिबल वोटर का लिस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। जो वोट करने योग्य हैं उनका एक लिस्ट है। दूसरा इनका काम है कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्शन कमीशन तो उनका मेन काम क्या होगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाना। इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको मैं बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक गाइडलाइन है पार्टी और या कैंडिडेट के लिए, है ना। तो ये चीज़ को भी ये इन्फोर्स करते हैं। अनाउंस इलेक्शन रिजल्ट्स, अब सारी चीज़ें हो गई तो लास्ट में इनका क्या काम है, इलेक्शन रिजल्ट को अनाउंस करना और जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको पावर देना, है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई इंश्योर फेयरनेस इन इलेक्शन, अब आपको मैं यहाँ पर ही बताया था कि इंडिपेंडेंस उनका होना बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए मतलब उनका झुकाव या किसी के प्रति किसी के द्वारा उनके ऊपर प्रेशर ये इलेक्शन को फेयर नहीं कर सकता, है ना।
तो उनका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अब एक टॉपिक है जो सेवंथ टॉपिक है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन फ्री और फेयर वे में हो उसके सामने चैलेंजेस क्या हैं हमें जो फेस करने पड़ते हैं। पहला ये है मनी पावर। आपको पता है कि इंडिया में खास करके जो इलेक्शन है उसमें बहुत पैसे यूज़ किए जाते हैं, बहुत पैसे लाइक बहाए जाते हैं इनफैक्ट, है ना। तो ये मनी पावर से क्या होता है, जो कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ना अपने कैंपेन में, अपने इलेक्शन में, तो उनको एक एज मिलता है, एक उनको बेनिफिट मिलता है उस चीज़ से लोगों के बीच में, है ना। तो मनी पावर एक चैलेंज है इनफैक्ट, क्योंकि जो गरीब लोग हैं या फिर जो लाइक जो अंडर प्रिविलेज जो कैंडिडेट हैं या फिर लाइक जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, अगर वो खर्च कर पा रहे हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं फील होती है पब्लिक के बीच में। तो इससे उनका एक क्या है, लाइक एक आप समझ सकते हो कि उनका जीतने का चांस कहीं ना कहीं कम हो सकता है उससे, है ना। दूसरा क्या है, मसल्स पावर। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल लोगों की एंट्री जब होती है तो इससे भी कई पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उनको एक बेनिफिट मिलता है ना। तो मसल पावर या कह सकते हो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये भी एक क्या है, चैलेंज है हमारे इलेक्शन में, इलेक्शन को फ्री और फेयर करवाने में, है ना। फोर्थ पॉइंट है वोटर अपैथी। कहने का मतलब कि अगर वोटर लोग अगर जो हैं वो वोट ही ना करें या फिर लो वोटर टर्नआउट हो, आप ऐसे समझो, तो वो क्या है, चैलेंज है एक तरीके से। तो वोटर टर्नआउट हाई होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, है ना। फॉल्स प्रोमिसेज। आपको पता है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं वो लाइक बहुत ऐसे प्रॉमिस हैं जो वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं अपने ड्यूरेशन में, अपने टर्म में। तो फॉल्स प्रोमिसेज कई जगह पे देखने को मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है, खास करके इंडिया में। तो ये सारे चैलेंजेस हो गए हमारे फ्री और फेयर इलेक्शन के सामने, है ना। अब कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता है कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे इलेक्शन है वो ही एक जो उसका लाइक किसी भी डेमोक्रेसी को सॉलिडिफाई क्या कर सकता है, जो उसका रेगुलर टाइम पे इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर वे में, है ना, अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए तो। दूसरा है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस गिव पीपल। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन से पीपल को क्या क्या मिलता है, पावर टू चूज़ लीडर। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शन के बाद वो अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। पावर टू कंट्रोल गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि अगर कोई पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही हो पब्लिक वेलफेयर के लिए तो उनको क्या होता है, फिर वो अगले इलेक्शन में हम हरा देते हैं इनफैक्ट, है ना। तो ये इससे क्या होता है, पब्लिक का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अब अच्छे क्वालिटी की इलेक्शन हो, कहने का मतलब कि अगर फेयर वे में अगर इलेक्शन कंडक्ट हो जाए तो ये डेमोक्रेसी को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है और मजबूती प्रदान करता है इनफैक्ट, है ना। तो ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर्ड हो गए हैं। सो इतना ही है इस चैप्टर में। आएगा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस एज वेल।